बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज CKD सिलसिले का सबसे इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ये स्टेज 3 के बारे में है। यही वो स्टेज है, अगर इस पे आप एहतियात ना करें तो साल 2 साल के अंदर आप डायलिसिस तक पहुंच जाएंगे, स्टेज 4-5 में चले जाएंगे। इसमें सारी रिसर्च डॉक्टर जेसन फंक से मैंने ली है, बाकी लोगों की भी है, मेनली इनकी है। स्टेज 3 में यही एक स्टेज है जिसमें वो कहते हैं कि डॉक्टरों का रोल, हमारी मेहनत, आप मरीज़ कितना कोऑपरेटिव है, रिज़ल्ट देगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेज है। पाकिस्तान में मार्च 2022 का जो डेटा आया है उसमें 20 साल से ऊपर जो नौजवान हैं 21% CKD गुर्दे फेल के मरीज़ हैं। 21%। उनमें 26% हमारा भी डायबिटिक रेट है और 20% हमारे प्री डायबिटिक हैं। ये दुनिया में दूसरे तीसरे नंबर पे आ गए हैं हम। और हर साल 21% लोगों के गुर्दे फेल हो जाते हैं, डायलिसिस पे जाते हैं। ये बहुत बड़ी फिगर है। अमेरिका में ये 15% है जो कि टॉप पे था, और दुनिया पूरी में 13% है। तो हम बहुत तेज़ी से तरफ जा रहे हैं। उसकी बड़ी वजह मैं पिछले लेक्चरों में बार बार बताता आ रहा हूँ कि अनाज, चीनी, चावल, 3 चीज़ें हैं। ये आप सली से लेक्चर सुन लेना। स्टेज 3 किसको कहते हैं? स्टेज 3 में प्रोटीन यूरिया, पेशाब में प्रोटीन आना बढ़ जाएगा, ग्रास भी आएगा और काफ़ी ज़्यादा आ जाएगी। क्रिएटिनिन 1.2 से 2 तक हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट मैं फिर बता रहा हूँ कि GFR है। ये 30 से 59 तक होगा। ये स्टेज 3 है। और थोड़े से सिम्टम आ जाएंगे, मरीज़ों को कमज़ोरी महसूस होगी, नाज़िया थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर मरीज़ों को कुछ भी फील नहीं होता। हाँ, BP ज़रा बढ़ जाता है ज़्यादा। ये चीज़ें स्टेज 3 हैं। GFR पे डिसाइड होता है स्टेजेस, ये ध्यान में रखना है आपने। हमारा मकसद क्या है, सारी मेहनत क्या है कि इसको आपने आगे नहीं जाने देना, प्रोग्रेशन रोक लेनी है। स्टेज 3 है, 3 पे रहे, क्योंकि जेसन फंक के बकौल 4 से 5 साल में ये स्टेजेस, अगर आप अच्छे मरीज़ नहीं हैं तो अगली स्टेज में चले जाएगा। तो इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूँ, अगर स्टेज 3 पे आप रुक जाएंगे तो सारी उम्र आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिसका रिसेंटली जो डेटा आया है वो 1 से 1,30,000 महीने का खर्चा है। ये आप सोच लें। लोग कहेंगे डाइट महंगी है, आपके डाइट ये, उससे हिसाब लगा लें आप कि अभी 5-10 हज़ार लगाना पड़ेगा, फिर वो सारी उम्र का है। और ट्रांसप्लांट का खर्चा 50 से 60 लाख है। ये ध्यान में रखना है आपने। तो उससे बचना है, एम ये होना चाहिए आपका। बाकी कोई मकसद नहीं है, सिर्फ ये मकसद है कि मैंने अगली स्टेज में नहीं जाना, प्रोग्रेशन रोकनी है मैंने। इसके लिए कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं। सीरम इलेक्ट्रोलाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट। फास्फोरस सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके नॉर्मल रेंज 3.4 से 4.5 है। ये इसी स्टेज में रखना होता है आपने। विटामिन D3 का लेवल हमेशा 70 मिलीग्राम से 70 नैनोग्राम पर ml से ऊपर रखना है आपने। एल्ब्यूमिन 4 मिलीग्राम पे मेंटेन करना है नॉर्मल रेंज, और यूरिक एसिड 5.5 से नीचे रखना है आपने। ये सारे मेंटेन करने हैं इसी स्टेज पे। डेली रिक्वायरमेंट स्टेज 3 में जो है सोडियम की कम हो जाती है, 2,500 से 3,000 मिलीग्राम। ये कोई 1 चमचा बनता है, 1 चमचे में 5 ग्राम होता है, उसमें आधा सोडियम है, आधा क्लोराइड है। ये ज़हन में रखना है। जब मैं कहता हूँ 1 चम्मच पिंक हमारे साथ ले तो लोग शोर मचा देते हैं। उसमें सोडियम 2.5 होगा, आधा सोडियम होगा, आधा पोटेशियम होगा। जैसे मैं कहता हूँ 1 चम्मच चीनी, तो उसमें आधा फ्रक्टोज है 2.5 और आधा ग्लूकोज है। ये जहन में रखना, ये इसको समझे। पोटाशियम भी कम करना पड़ेगा, 2,000 से 3,000 नॉर्मल, इसकी 5,000 रिक्वायरमेंट है। लेक्चर 46 आप देख लेना जाके। फास्फोरस 800 से 1,000 मिलीग्राम डेली। ये मैं अगले लेक्चरों में इसका चार्ट आपको दे दूंगा, फास्फोरस किस किस डाइट में होता है। बाइकार्बोनेट इसको मेंटेन रखना है। डेली रिक्वायरमेंट 4 से 10 ग्राम पर डे है। ज़्यादा एसिडोसिस होता है और उसमें बाइकार्बोनेट का रोल सबसे इंपॉर्टेंट है। बाइकार्बोनेट क्या होता है? बड़ा आसान सस्ता इलाज है, बेकिंग सोडा, मीठा सोडा इसको कहते हैं आप। ये आधा चमचा 1 गिलास में डाल के अगर आप पी लेंगे तो आपकी डेली रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये अगर एसिडोसिस हो तो ये बेस्ट है, चीपेस्ट तरीका है, सबसे आसान। फिर सबसे पहले मैं बता दूं आपने कि पानी की कमी नहीं होने देनी, डिहाइड्रेशन ना हो। आपने वेट रिड्यूस करना है। सबसे पहले वो स्टेज 1-2 की डाइट प्लान आप करेंगे तो उससे कम हो जाएगा। तमाम मेडिसन, ख़ासकर दर्द की दवाइयाँ बिल्कुल बंद कर देनी है आपने। ये पेन किलर ख़ासकर बिल्कुल नहीं लेने।
और हीमोग्लोबिन 12 से 13 ग्राम परसेंट पे रखनी है आपने। और HbA1c 5 से 6, इससे ऊपर किसी सूरत में ना जाए। ये सब आपने हर हाल में मेंटेन करना है। आगे मैं बताऊं कैसे करना है। ये दवाइयाँ मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में मिलती हैं। ये हैं सरफना यूरिया ग्रुप, एमरिल है, ये डाइमैक्रॉन है, मिनी डैब है, डायनिल है और एमरिल वन। ये सरफना यूरिया ये कभी शुगर में यूज़ ना करना। ये पेंक्रियाज को 3-4 साल में डैमेज कर देंगी। ये पेंक्रियाज को मार मार के इंसुलिन बढ़ाती हैं। वो 5-6 साल के बाद आपको फिर इंसुलिन पे 100% आना पड़ेगा। ये मैं पिछले लेक्चर में भी बताया था 76-77 में। तो ये दवाइयाँ नोट कर लें, इसीलिए पिक्चर दे रहा हूँ इसकी। आपने अपने डॉक्टर को बार बार कहना है जब आपको शुगर डायग्नोज हो ये दवाइयाँ आपने बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। बाकी और दवाई कौन सी दवाइयाँ अभी मैं लेटेस्ट बताऊंगा। एक नई ड्रग आई है 2022 की, उसके बारे में। ये जेसन फंग की रिसर्च है, ACS इनहिबिटर और SGLT2, ये नई दवाइयाँ हैं। आइए इसके बारे में। बीटा ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो उसके लिए बेस्ट ड्रग है ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। इनका मैं लिस्ट दे दूंगा आपको। ये ड्रग का 2 फ़ायदे हैं, एक BP लो करेगी, दूसरा प्रोटीन यूरिया कम करेगी डैमेज। ये इसलिए बेस्ट ड्रग है। अगर ब्लड प्रेशर आपका मेरे डाइट प्लान से, जैसे मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, 60 से 70% कंट्रोल हो जाएगा। शुगर भी और वही जिन लोगों का ना हो 10-20%, वो ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर लेंगे। अच्छा, दूसरा शुगर कंट्रोल नहीं हो रही तो बेस्ट ट्रीटमेंट है इंसुलिन, बोलस एंड बेजल। बेस्ट यही है, क्योंकि आपने HbA1c 5 और 6 के दरमियान रखनी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने डॉक्टर के पास ये दवाइयाँ कभी खुद यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर, जो ख़ास कर आपके मोहल्ले का डॉक्टर है, GP है, फैमिली डॉक्टर है, उसको जाएं, उसकी रिक्वेस्ट करें, ये लेक्चर दिखाएं कि जी मैंने ये अमल करना है, उसको ट्रेन करें। उसके बगैर आपका कोई हल नहीं है। मैं आपको अगले इसके लेक्चरों के बाद एक मरीज़ का बताऊँगा जिसने बहुत नुकसान, इतनी अच्छी इंप्रूवमेंट थी उसकी, आप ये सोच नहीं सकते। तो अपने डॉक्टर को या नेफ्रोलॉजिस्ट को आपको ट्रेन करना पड़ेगा, खुद आप नहीं यूज़ कर सकेंगे। नई ड्रग जो आई है वो SGLT2 इनहिबिटर है। इसके मैं आपको फ़ायदे बताता हूँ, इसके मैं अलग अलग डिटेल में बनाऊँगा। ये भी आपने डॉक्टर के बगैर इस्तेमाल नहीं करनी। 10 मिलीग्राम डेली, बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। हमारे यहाँ मिल रही है टार्डी के नाम से, जो इम्पोर्टेड आ रही है वो उसके नाम से आ रही है, ये जार्डिस के नाम से आ रही है। जो बाहर लोग रहते हैं वो इसको मंगा लेंगे, और इधर जो रह रहे हैं वो ये इस नाम से आ रही है। इसके 5 बड़े बड़े फ़ायदे हैं। शुगर पेशाब में निकालती है, इसलिए उसका एक नुकसान ये होगा कि आपको भाग भाग के जाना पड़ेगा बार बार पेशाब करने, लेकिन ये शाम से पहले पहले ख़त्म हो जाएगा। इसलिए सुबह सवेरे उठ के पहले पहले ये एक गोली लेते हैं, खाली पेट ले लें या नाश्ते के बाद ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, ब्लड प्रेशर कम कर देगी, क्योंकि जब सोडियम और पानी निकलेगा BP कम हो जाएगा। मैकुलर एल्ब्यूमिन कम करेगी, वेट कम करेगी, और हार्ट अटैक का रिस्क 40% कम करेगी। इसलिए मॉडर्न साल में इसका रोल बहुत ज़्यादा आ गया है। इसलिए अभी इसको इंट्रोड्यूस मैं करा रहा हूँ, मैं डिटेल में इसके पहले लेक्चर बना दूंगा। अच्छा, दूसरा जिसके लिए मैं आपको फिर मैं यही बता रहा था कि इन ड्रग को आप फिर समझ लें, ये बग़ैर डॉक्टर के इस्तेमाल ना करें। उसके बाद विटामिन D3 और K2, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बता दिया है। ये कम से कम 4 से 5,000 IU विटामिन D और 200 IU जो है वो माइक्रोग्राम K2। ये आजकल हमारे यहाँ जो एक ड्रग आ रहा है सनी डी प्रो, उसमें ये 2000 IU D3 है और 100 K2 है। तो 2 कैप्सूल डेली। जिनका प्रॉब्लम आ रहा है उसको चेक करा रहे हैं कि D3 नहीं बढ़ रहा, उसके लिए जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में 59 में बताया था, याद रखें। आप जो विटामिन D लेंगे वो लिवर कन्वर्ट करेगा कैल्सिफिडॉल में। अगर फैटी लिवर है, लिवर डैमेज है, कन्वर्ट नहीं होगा, वो ज़ाया जाएगा। उसके बाद कैल्सिडॉल किडनी चेक करेगा कैल्सिट्रॉल में। ये एक्टिव फॉर्म है विटामिन D3 की। जब आपका किडनी डैमेज है, GFR बढ़ रहा है, फिर यह विटामिन D3 इफेक्ट नहीं करेगा, फिर आपको डायरेक्ट कैल्सिट्रॉल लेनी पड़ेगी। ये 0.5 to 1 माइक्रोग्राम के नाम से कैप्सूल आ रहे हैं, फिर ये आपको डायरेक्ट ये लेने पड़ेंगे। ये इसमें आपने ज़हन में रखना है, फिर D3 ज़ाया जाएगा। और दूसरा, जैसे K2 का बेस्ट सोर्स मैं बताता रहा हूँ, लेक्चर 60 में आप देख लेना है, नेटो। ये जो सोयाबीन है उसका अचार है, फर्मेंटेड सोयाबीन है, जापानी है। आप इधर भी बना सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है ऑनलाइन। ये बेस्ट नेचुरल सोर्स है। एक चम्मच में 200-250 नैनोग्राम K2 होता है। ये बेस्ट सोर्स है। कोशिश क्या करें, तमाम जो है वो नेचुरल सोर्स से लिया करें।
ये रेफरेंसेस है सारे, क्योंकि अभी लेक्चर लंबा हो गया इसलिए मैं डाइट चार्ट अगले लेक्चर में दूंगा आपको। ये सारे रेफरेंस हैं, तसल्ली से देख लें, इनको पढ़ लें। ये जैसे जसफंग बता रहा है कि स्टेज में 5 साल लगेगा। एक फिर याद रखना, हेल्दी लिवर इन सब के लिए बहुत ज़रूरी है। फैटी लिवर सब कुछ तबाह कर देगा और रीनल फेलियर बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके लिए वेजिटेबल है और क्रूसीफेस वेजिटेबल, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये फैटी लिवर के लिए बेस्ट वेजिटेबल है। ये जो एंजियोटेंसिन ARB रिसेप्टर ब्लॉकर है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये जनरिक नेम है, इनमें ले लें जो सा भी है। आइबर्स सर्टेन एंड में आएगा इनके, ये ट्रेड नेम अलाउ नहीं है, ये जनरिक नेम है, कोई भी आप इसमें से ले सकते हैं। ये फिर डेटा है, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो SGLT2 इनहिबिटर मैं बता रहा हूँ उनका रिज़ल्ट है। ये सारी स्टडीज़ हैं, तसल्ली से जो डॉक्टर वगैरह करना चाहें तसल्ली। देखिए माइक्रोबिल्यूरिया काफ़ी कम कर दिया है इसने ये 3 महीने के बाद। ये उनकी स्टडीज़ हैं, सारे रेफरेंस हैं, आप तसल्ली से इसको देख लें। ये इसमें मैं डिटेल में जब बनाऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि इसका एडवांटेज 5 जो मैंने बताए हैं वो क्या है, उसके एडवांटेज है। दूसरा हमारा देसी ये धनिया है, ये हल्दी है, ये गार्लिक है, अदरक है, इनके बारे में किडनी डिटॉक्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये याद रखें, सेलरी, पार्सले, ग्रीन टी, ये सब आप जितना मर्जी चाहें स्टेज 3-4 में ले सकते हैं, इनकी कोई पाबंदी नहीं है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में पूरा डाइट चार्ट तफसील से बताऊंगा। अच्छा जी, खुदा हाफिज़।